नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। जमाइका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 3 के अंतर्गत संगठित साइबर अपराध नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। 26 लोगों की गिरफ्तारी। जाने माने फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बिहार में कोसी और गंडक नदी के तटबंध टूटने से बाढ़ का पानी कई नए क्षेत्रों में घुसा। राहत अभियान तेज करने के लिए एनडीआरएफ की 6 अतिरिक्त टीमें तैनात। विदेशी निवेशकों द्वारा बिकवाली किए जाने और एशियाई बाजारों में कमजोर रुख के बीच आज दिन के कारोबार में घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट आई और कानपुर में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन बांग्लादेश ने पहली पारी में 233 रन बनाए। दोपहर समाचार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। जमाइका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस भारत की 4 दिन की यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। डॉक्टर होलनेस कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ भेंट करेंगे। वे कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों तथा व्यापार और उद्योग जगत के प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। उनकी इस यात्रा के दौरान कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने की आशा है, जिससे भारत और जमाइका के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात करेंगे। उनके बीच यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया संकट सहित व्यापक वैश्विक तथा द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होने की आशा है। डॉक्टर जयशंकर कल वाशिंगटन डीसी पहुंचे। वे राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन के अन्य वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों से भी मिलेंगे। इसके अलावा अमेरिका में कूटनीतिक मामलों के विचार मंच और विशेषज्ञों के साथ भी बातचीत का उनका कार्यक्रम है। श्रीलंका सरकार ने इस वर्ष 14 नवंबर को देश में होने वाले आम चुनाव के लिए आवश्यक खर्चों को मंजूरी दे दी है। देश के चुनाव आयुक्त समन श्री रत्नायके ने संवाददाताओं को ये जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव के लिए 11 अरब श्रीलंकाई रुपये जारी किए गए हैं। इस बीच श्रीलंका में आम चुनावों में डाक मतपत्रों के लिए आवेदन कल से 8 अक्टूबर तक स्वीकार किए जाएंगे। नामांकन पत्र 4 से 11 अक्टूबर तक दाखिल किए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। इस चरण में कल 7 जिलों की 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें से 16 सीटें कश्मीर संभाग में और 24 जम्मू संभाग में हैं। इस चरण में 415 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इधर हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों के चुनाव के लिए प्रचार कार्य चरम पर है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता जनसभाएं कर रहे हैं। राज्य में एक ही चरण में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाले चुनावों की मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। हरियाणा का कैथल विधानसभा क्षेत्र राज्य की प्रमुख सीटों में से एक माना जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बार भी यहां कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। कैथल विधानसभा सीट इस बार भी चर्चा में है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री शमशेर सिंह सुरजेवाला की तीसरी पीढ़ी आदित्य सुरजेवाला तो पिछले चुनाव में रणदीप सिंह सुरजेवाला को हराने वाले बीजेपी प्रत्याशी लीलाराम गुर्जर चुनाव मैदान में हैं। इस सीट से आम आदमी पार्टी ने सतबीर गोयत और जननायक जनता पार्टी ने संदीप गढ़ी को चुनाव मैदान में उतारा है। इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी गठबंधन से अनिल तंवर और जननायक जनता पार्टी के बागी बलराज नोच भी मैदान में हैं। इस बार कैथल निर्वाचन क्षेत्र में 215 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहां 2,22,913 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में दिव्यांग मतदाता और 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं के लिए घर से मतदान करने की प्रक्रिया कल पूरी कर ली गई। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा
कि चुनाव अधिकारियों की स्वीकृति के बाद 85 साल से अधिक उम्र के 9,596 मतदाताओं और 2,600 दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान की सुविधा दी गई थी। उन्होंने बताया कि मतदान के दिन सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वैश्विक स्तर पर जालसाजी गतिविधियों में संलिप्त एक संगठित साइबर अपराध नेटवर्क के 26 मुख्य संचालकों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने तकनीकी आधारित एक बड़े अपराध नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए 32 स्थानों पर कई शहरों में समन्वित अभियान चलाने के बाद इन अपराधियों को गिरफ्तार किया। एजेंसी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 10 मुख्य संचालक पुणे, 5 हैदराबाद और 11 विशाखापत्तनम के हैं। सीबीआई ने कहा कि इस नेटवर्क ने तकनीकी सहायता सेवा के रूप में गलत पहचान के जरिए विशेष रूप से अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाकर साइबर अपराध को अंजाम दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि वह मेक इन इंडिया पहल को और मजबूत करने के लिए व्यापक कार्य सुधार योजना बीआरएपी 2024 लागू करेगी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस योजना से कारोबारी प्रक्रियाओं को और सुव्यवस्थित किया जा सकेगा, नियमों के अनुपालन का बोझ कम होगा और डिजिटल समाधान के जरिए भारत को पसंदीदा वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। व्यापक कार्य सुधार योजना को 2014-15 में शुरू किया गया था। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने आज नई दिल्ली में सबकी योजना सबका विकास के नाम से प्रसिद्ध जन योजना अभियानों पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यशाला का उद्देश्य अधिकारियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को उच्च गुणवत्ता वाली और प्रभावी पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी के लिए आवश्यक कौशल और रणनीतियों से तैयार करना है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज रांची से देश भर के 11,000 सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों का वर्चुअल शुभारंभ किया। रांची में राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय पोषण माह के 7वें संस्करण के समापन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि पोषण माह का उद्देश्य एनीमिया जागरूकता, पोषण भी, पढ़ाई भी, प्रौद्योगिकी आधारित पहल पर अतिरिक्त ध्यान केंद्रित करना है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के अंतर्गत की गई गतिविधियों की संख्या 11 करोड़ से अधिक हो गई है। पोषण माह के कार्यक्रम के माध्यम से जन जागरूकता फैलाना ये हमारा मुख्य उद्देश्य है और इसके तहत जो हमारी आंगनवाड़ी केंद्र की जुड़ी हमारी बहनें हैं उनके माध्यम से लगातार जन जागरूकता फैलाकर लोगों को जागरूक करने का बहुत ही सफल प्रयास किया जा रहा है। जाने माने फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें ये पुरस्कार अगले महीने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कोलकाता की सड़कों से लेकर फिल्म जगत की ऊंचाइयों तक पहुंचने की मिथुन दा की उपलब्धियां कई पीढ़ियों को प्रेरित करती है। बहुत ही गौरव की बात है कि मिथुन दा को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है। मिथुन दा की पूरी जिंदगी स्ट्रगल और अचीवमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन है। उन्होंने सिनेमैटिक हाइट्स अचीव की है। मैं मिथुन दा को बहुत बधाई देना चाहता हूं। पुरस्कार की घोषणा पर मिथुन चक्रवर्ती ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए संवाददाताओं से कहा कि वे ये पुरस्कार अपने परिवार और प्रशंसकों को समर्पित करते हैं। जहां से मैं आ रहा हूं कोलकाता के एक ऐसे ब्लाइंड लैंड से उस लड़के को इतना बड़ा सम्मान सोच भी नहीं सकता। लिटरली मैं बागरूद हो गया। ये मैं डेडिकेट कर रहा हूं मैं अपने फैमिली को और मेरे फैंस पूरे विश्व में जहां भी हैं। समाचार कक्ष की एक नजर मिथुन दा के फिल्मी सफर पर।
फिल्म इंडस्ट्री में मिथुन दा के नाम से मशहूर मिथुन चक्रवर्ती का वास्तविक नाम गौरांग चक्रवर्ती है। मिथुन का फिल्मी सफर शुरू हुआ 1976 में आई फिल्म मृग्या से। ये फिल्म उन्हें दी निर्देशक मृणाल सेन ने, जिनकी नजर उनके उस अंदाज पर पड़ी जिससे उन्हें मिथुन पहली नजर में भा गए। इस फिल्म के लिए मिथुन को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया और इससे वो पहली ही फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र अभिनेता बन गए। कला फिल्मों के लिए प्रशंसा प्राप्त करने वाले मिथुन की फिल्मों ने सिनेमा घरों में भी खूब प्रसिद्धि हासिल की। फिल्म डिस्को डांसर उस वक्त 100 करोड़ रुपए का व्यवसाय करने वाली पहली हिंदी फिल्म है। जिंदगी मेरा गाना, मैं किसी का दीवाना। मिथुन चक्रवर्ती ने 350 से अधिक फिल्में की हैं। साल 1989 में मिथुन चक्रवर्ती की 19 फिल्में रिलीज हुई थी। उनका ये रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। दशकों तक अपने अभिनय से भारतीय दर्शकों का मनोरंजन करने वाले मिथुन को इस साल ही पद्म भूषण से नवाजा गया। समाचार कक्ष से सरफिरोजी। बिहार में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए रांची और वाराणसी से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 6 अतिरिक्त टीम लाई गई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन अतिरिक्त टीमों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहले से मौजूद राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 12 और राज्य आपदा मोचन बल की 22 टीमों में शामिल किया गया है। कोसी और गंडक बराज से बड़े पैमाने पर पानी छोड़े जाने के बाद दोनों बराज पर दबाव कम हुआ है। अब यह 2.5 लाख क्यूसेक से नीचे बना हुआ है। हालांकि इस मामूली राहत के बावजूद बागमती, कमला बलान और महानंदा नदी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राज्य में बाढ़ का पानी नए क्षेत्रों में फैल रहा है। मधुबनी, मुजफ्फरपुर, अररिया और किशनगंज जिले में कुछ नए क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच नेपाल में लगातार हो रही वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। मूसलाधार वर्षा के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से 192 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 30 लोग लापता हैं। एक रिपोर्ट। नेपाल के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ऋषिराम तिवारी ने बताया कि प्राकृतिक आपदा की घटनाओं में 194 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों की सहायता से अब तक 4,500 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित लोगों को भोजन सहित आपातकालीन राहत सामग्री प्रदान की जा रही है और घायलों का उपचार किया जा रहा है। श्री तिवारी ने बताया कि बाधित राजमार्ग को यातायात संचालन के लिए खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। काठमांडू से श्वेता सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार। विदेशी निवेशकों द्वारा बिकवाली किए जाने और एशियाई बाजारों में कमजोर रुख के बीच आज दिन के कारोबार में घरेलू शेयर बाजारों में 1% से अधिक की गिरावट आई। कुछ देर पहले बीएसई सेंसेक्स 1,109 अंक यानी 1.30% गिरकर 84,440 अंक पर था, जबकि एनएसई का निफ्टी 327 अंक यानी 1.26% लुढ़ककर 25,846 पर था। क्रिकेट में कुछ समय पहले भारत कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन बांग्लादेश के खिलाफ अपनी पहली पारी में 1 विकेट पर 121 रन बनाए। इससे पहले भारत के खिलाफ अपनी पहली पारी 3 विकेट पर 107 रन से आगे बढ़ाने के बाद बांग्लादेश की टीम 233 रन पर ऑल आउट हो गई। 14वीं जूनियर महिला हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप आज से रांची में शुरू हो रही है। इसमें 26 टीमें खेलेंगी। टूर्नामेंट में कुल 8 पूल बनाए गए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे बुजुर्गों का बढ़ती उम्र के साथ सम्मान सुनिश्चित करना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता इसमें अपने सवाल पूछ सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जमाइका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 3 के अंतर्गत संगठित साइबर अपराध नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। 26 लोगों की गिरफ्तारी। जाने माने फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बिहार में कोसी और गंडक नदी के तटबंध टूटने से बाढ़ का पानी कई नए क्षेत्रों में घुसा। राहत अभियान तेज करने के लिए एनडीआरएफ की 6 अतिरिक्त टीमें तैनात।
और विदेशी निवेशकों की बिकवाली किए जाने के बीच आज घरेलू शेयर बाजार में गिरावट आई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।